चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं इतिहास। इतिहास में देखेंगे कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद, अर्थव्यवस्था और आजीविका, व्यापार और भूमंडलीकरण, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। ये पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास। क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। मेजनी कौन था? मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, योग्य सेनापति था जिसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने यंग इटली नामक संस्था का गठन किया। यंग इटली नामक संस्था का गठन किसने किया? अरे बोलो ना रे। हम नहीं खाए हैं, तू लोग सुस्त बैठा है। तू लोग का कौची है? तू लोग घरे से खा के आया है सब। तो क्या करें हम? 8 बजे आते हो तो खा के कहीं नहीं आते हो? रोज ये बतिया नहीं बना है, नहीं बना है, बोलते हैं कितना बार बासी रोटी खा के आना है। वो नहीं बचता है। आटा है ना, चीनी मिला के फाँक लो और बकबक मत करो बीच में। चाउर है ना, फाँक लो, चूड़ा कुटवा लो और बकबक मत करो बीच में। मेजनी में आदर्श गुण भरा हुआ था, व्यवहारिक गुण की क्या थी उसमें? कमी। 1848 ईस्वी में मेटरनिख की पराजय के बाद मेजनी पुनः इटली आकर के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु इस बार फिर उसे असफलता मिली और उसे भागना। मेटरनिखवा कौ बार किया था प्रयास? 2 बार। एक 1830 में और एक 1800। कोई दिक्कत? जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी? तो जर्मनी के में लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। इन सभी राज्यों के प्रमुखों की अपनी अपनी सोच थी। उनमें धार्मिक, राजनीतिक तथा असामाजिक विषमताएं मौजूद थी। उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का भी क्या था? अभाव था। मेटरनिख युग क्या है? मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। नेपोलियन द्वारा स्थापित उसे एकता पसंद नहीं थी। मेटरनिख ने वियना कांग्रेस का नेतृत्व किया। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य यूरोप में उसी व्यवस्था को लागू करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इसी युग को 1815 से 1848 को मेटरनिख युग कहा जाता। मेटरनिख युग समझ में आ गया? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, पुरातन व्यवस्था के क्या था? वो समर्थक था। पुरातन व्यवस्था के क्या था? समर्थक। नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं था। मेटरनिख ने वियना कांग्रेस का नेतृत्व किया था। किसका नेतृत्व किया? वियना कांग्रेस का। लिख लीजिए, देख लीजिए। नेक्स्ट, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? सोचो, 1848 में क्रांति फ्रांस में काहे हुआ था? लुई फिलिपवा उदारवादी था परंतु बहुत महत्वाकांक्षी था। 1840 में उसने किसको प्रधानमंत्री बनाया? गीजो को। किसने बनाया? गीजो को। गीजो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। राज्य में किसी भी सुधार को लागू करने के पक्ष में नहीं था। लुई फिलिप भी अमीरों का साथ पसंद करता था। उसके पास गरीबों के लिए कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। देश में भूखमरी, बेरोजगारी छाई हुई थी। फलस्वरूप सुधारवादी उससे रुष्ट होने लगे और 1848 में क्या कर दिया उन्होंने? क्रांति कर दिया। क्यों क्रांति हुआ था? क्योंकि वो आदमी था ना, लुई फिलिप, उदारवादी था। सबसे खतरनाक क्या था? गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। गीजो एकदम खत्म आदमी था। वो कोई भी सुधार नहीं करना चाहता था राज्य में। वो सलाह देता था कि राज करो और कोई सुधार मत करो। इसीलिए सब क्या हो गए? गुस्सा गए और एक क्रांति हुआ जिसे 1848 का क्रांति कहा जाता। गैरीबाल्डी के कार्य। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। मेजनी के विचारों का क्या था? वो समर्थक था। परंतु बाद में किसके विचार में आ गया? काउर के विचार में प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई जिसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायता से उसने 1860 ईस्वी में
नेपल्स के राजा को पराजित किया। इसके बाद सिसिली पर विजय पाई। इसी रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बो वंश की राजवंश के निरंकुश शासन से तंग आकर गैरिबाल्डी का समर्थक बन गई। गैरिबाल्डी ने गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहां की सत्ता संभाली। इसके बाद जीते हुए सारे इलाकों को विक्टर इमैनुअल को क्या कर दिया, उसने सौंप दिया। समझ में आ गया क्या क्या कह रहे हैं हम। गैरिबाल्डी क्या था, पेशे से नाविक था। शुरू में किसके विचार उसका समर्थक था, के मेजनी के। इसके बाद में किसके विचारों का समर्थक बन गया, काउंट काबूर के। सिसिली और नेपल्स, लाल कुर्ती नामक एक संगठन बनाया था, सेना बनाया था और सिसिली और नेपल्स पर विजय पाया। और वो राजा नहीं बनना चाहता था, वो विक्टर इमैनुअल को सौंप करके वो अपने क्या बन गया, एक साधारण जिंदगी जीने लगा। वियना कांग्रेस की उपलब्धि बताओ। तो वियना कांग्रेस की उपलब्धियां निम्नलिखित थी। नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया। फ्रांस और स्पेन में बुर्बो वंश के स्थापना किया गया। फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंपी गई। नेपोलियन द्वारा स्थापित जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार वियना कांग्रेस द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को क्या किया गया था, बहाल किया गया। मतलब पुराना जितना सिस्टम था उसको कौन लागू कर दिया, नेपोलियन ने। किसने लागू कर दिया, नेपोलियन ने। कोई दिक्कत, नेक्स्ट। सॉरी, नेपोलियन ने नहीं, वियना कांग्रेस से। इसके बाद काउंट काबूर कौन था। काउंट काबूर एक बड़ा कूटनीतिज्ञ था। वह न तो क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र का समर्थक। काबूर ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह राजनीति के बल पे इटली का एकीकरण करवाया है काउंट काबूर। यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है, तो घेटो का शब्द मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय देशों की यहूदी बस्ती के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब यह वर्तमान में धर्म, प्रजाति एवं समान पहचान दर्शाने वाले भाव को इंगित करता है। मतलब घेटो जैसे ही कहा जाता है, जैसे हम लोगों में SC ST आता है, तो SC ST जैसे ही कहा जाता है तो शेड्यूल कास्ट आ जाता है उसमें। तो यहां पर घेटो शब्द का जो प्रयोग किया गया यहूदी के लिए किया गया। जैसे ही कहा गया घेटो तो समझ जाता था कि यहूदी का बात ये कर रहा है। अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इटली के एकीकरण में मेजनी, काउर और गैरिबाल्डी के योगदानों का वर्णन करें। तो बात वही है, आप इसको बना के लिख सकते हो। मेजनी का योगदान क्या है, 1830 में सबसे पहले प्रयास किया, भाग गया। फिर कब प्रयास किया, 1848 में भाग गया। तो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण एक गणराज्य बनाना चाहता था। उसे राजनीति में अच्छी समझ नहीं थी। उसके लेख तथा अभिलक्षण वक्तव्य से इटली के लोगों में उत्साह और राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकरण का गणराज्य करने का प्रयास किया, किंतु वह सफल रहने पर उसे इटली से भागना पड़ा। 1848 ईस्वी में मेटरनी को पराजय के बाद मेटरनी पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु इस बार भी इसे फिर सफलता मिली और उसे क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। 2 बार प्रयास किया, दोनों बार उसे क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। वो बहुत अच्छा आदमी था लेकिन वो राजनीति नहीं जानता था। आगे आता है काउंट काबूर का योगदान। काउंट काबूर का योगदान क्या था, काउंट काबूर सफल राजनीतिक और कट्टर राष्ट्रवादी था। उसने इटली के एकीकरण के लिए राजनीतिक दांवपेच और कूटनीति के ऊपर विश्वास किया। वो जानता था कि इटली का एकीकरण करना है तो राजनीतिक खेल खेलना होगा। इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया को वह सबसे बड़ा रोड़ा मानता था, बताइए किए हैं, रोड़ा था ही वो। ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस से मित्रता कर ली और क्रीमिया के युद्ध में क्या किया, फ्रांस की ओर से भाग लेने का यही ना पहला काम किया था वो। इसके बाद युद्ध की समाप्ति के बाद जब पेरिस में शांति सम्मेलन में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया तो काउर भी इसमें गया और अपने कूटनीति के बल पर उसने इटली को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। यह काउर की सबसे बड़ी सफलता थी। काउर ने इटली के एकीकरण के लिए इटली के जनता को समृद्ध बनाया, राजनीतिक संगठन को उदार बनाया और अपनी यह योजना से इटली के एकीकरण का क्या कर दिया, मार्ग प्रशस्त किया। यह काउर का योगदान था। गैरिबाल्डी का योगदान क्या था, गैरिबाल्डी ने शुरू में मेजनी का समर्थक था, बाद में किसका समर्थक बन गया, वो काउंट काउर का। इसके बाद में उसने
स्वयंसेवकों के जिसे लाल कुर्ती के नाम से एक सेना बनाया। इसकी सहायता से 1860 में क्या करने, नेपल्स के राजा को पराजित कर इसके बाद सिसिली पर भी विजय पाई। इसके बाद रियासतों का अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग आकर गैरिबाल्डी का समर्थक बन गई। गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहां की सत्ता संभाली। इसके बाद जीते हुए इलाकों को विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। यही ना किया था काम, तीन तीन को मिलकर के इटली का एकीकरण किया है। कौन कौन, मेजनी, काउंट काउर और गैरिबाल्डी, तीनों किया है। समझ में आ जाएगा इतना। चलिए नेक्स्ट। अरे बहुत आसान है, देखो पूछेगा कि इटली के एकीकरण में किसका योगदान सबसे ज्यादा है, एक किसका किसका, तीनों का योगदान है। इटली का एकीकरण का मसीहा मेजनी है, सबसे पहला प्रयास 1830 में, फिर 1848 में। काउर ने क्या किया, फ्रांस से मित्रता किया, फिर तरह तरह का कूटनीतिक खेला, राजनीति खेला और उसको एक किया। गैरिबाल्डी 2-3 गो राज्य जीत करके दे दिया। तो ये था इटली का एकीकरण। अब आता है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण में तो एक कदम ये था, कौन था, बिस्मार्क। एक अकेला काफी था उधर के लिए, नहीं समझ में आया। पूरा कौरव वंश को नाश करने के लिए कौ खाली थे, 5 गो पांडव थे, बिस्मार्क था। महाभारत में बिस्मार्क कहां से आ गया, बकलोले है का जी। प्रसा का चांसलर बनने के बाद बिस्मार्क का मुख्य उद्देश्य प्रसा को शक्तिशाली बनाकर जर्मन संघ में ऑस्ट्रिया के प्रभाव को क्या करना था, समाप्त करना था। जर्मनी के एकीकरण के सपने को साकार करना था। अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बिस्मार्क को अनेक आंतरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, इसीलिए उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा भर्ती लागू किया। प्रसा को सर्वश्रेष्ठ सैनिक शक्ति बनाकर उसने अपने कूटनीति का सहारा लेते हुए पहले रूस, फ्रांस और इटली से मित्रता कर ली। अंतरराष्ट्रीय स्थिति बना दी कि जब ऑस्ट्रिया के साथ प्रसा का युद्ध होगा तो कोई पड़ोसी राष्ट्र ऑस्ट्रिया का सहायता नहीं करेगा। उपयुक्त सैनिक एवं कूटनीतिक तैयारी के उपरांत बिस्मार्क ने अगले 3 युद्धों द्वारा जर्मनी का एकीकरण का कार्य पूरा किया। 3 गो युद्ध किया था, बता सकता है कोई कौन कौन है? डेनमार्क का युद्ध, फ्रांस से युद्ध और लास्ट में किसे, नहीं डेनमार्क से के बाद में ऑस्ट्रिया से लड़ा है। ऑस्ट्रिया के बाद में किससे लड़ा है, फ्रांस से। और डेनमार्क से युद्ध किसके साथ लड़ा है, ऑस्ट्रिया के साथ। ऑस्ट्रिया से अकेले लड़ा, इटली के साथ मिलकर के, और फ्रांस से तो आमने सामने लड़ गया। याओ डेनमार्क के साथ युद्ध क्या हुआ था, तो सेल्सविग और हॉलस्टीन मुद्दे पर ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। इससे के जीत के बाद प्रसा के सेल्सविग में मिलाकर होलस्टीन को ऑस्ट्रिया को मिला। होलस्टीन और ऑस्ट्रिया से दूर था और प्रसा के नजदीक था। वहां की जनता भी जर्मन थी। यह बिस्मार्क की कूटनीति का कमाल था। बताए थे कि आधा वाला दे दिया था उसको अपने, अब पूरा वाला दे दिया था उसको। जानता था कि बाद में हमारे भैया आएगा। अरे वो था, वो कौन वाला, मगम्मा वाला कहानी कर दिया कि लइकवा को सिखा के भेज दिया कि जो 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 दादी भी जो। जानती थी कि लइकवा कहाँ जाएगा हमरा के छोड़ के, अइबे करेगा। क्या हुआ, क्या चौक मांग रहे हैं? ऑस्ट्रिया से युद्ध क्या हुआ था, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया प्रसा को अवश्यंभावी मानने वाला युद्ध समझकर फ्रांस से समझौता किया। साथ ही इटली के साथ संधि किया कि ऑस्ट्रिया प्रसा के युद्ध इटली ऑस्ट्रियाई क्षेत्र पर आक्रमण कर देगा। बिस्मार्क के कार्यों से रुष्ट होकर ऑस्ट्रिया ने प्रसा के खिलाफ 1866 में सेडेवा में युद्ध की घोषणा कर दी। संधियों के फलस्वरूप ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में फंस करके बुरी तरह से क्या हो गया, पराजित हो गया और ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्रों से अधिकार समाप्त हो गया। लास्ट में किसके साथ युद्ध किया, फ्रांस के साथ युद्ध किया। शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था। स्पेन में राजगद्दी के मामले पर 16 जून 1870 ईस्वी में फ्रांस के शासक नेपोलियन ने फ्रांस के खिलाफ सेडोन में युद्ध की घोषणा कर दी। प्रसा ने फ्रांस को बुरी तरह से हराया। 10 मई 1871 ईस्वी में फ्रैंक फ्रंट की संधि हुई, जिसके बाद महाशक्ति के रूप में जर्मनी उभर करके आया और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ।
इसके बाद आता है इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। ऑस्ट्रिया की भूमिका यही था कि ऑस्ट्रिया चाहता ही नहीं था, नहीं चाहता था ऑस्ट्रिया के एकीकरण, इटली का एकीकरण। ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा विरोधी था। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली जनवादी आंदोलन को क्या कर दिया गया, कुचल दिया गया। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। किसी के लिए भी ऑस्ट्रिया को बिना पराजित किए इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। काउर ने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ मिलकर क्रीमिया के युद्ध में भाग लिया, फ्रांस का राजनीतिक समर्थक प्राप्त किया। 1860 से 61 ईस्वी में काउर ने सिर्फ रोम को छोड़कर के इटली के सभी रियासतों को मिला लिया। 1861 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजनी, काउर और गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी एवं विक्टर इमैनुअल जैसे शासकों के योगदान के कारण पूरा हुआ। दोनों के बीच में रोना जो था, कौन था वो, ऑस्ट्रिया था। तो सबसे पहले काउर ने क्या किया, पूरे यूरोप का समस्या बनाया उसको, और इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में ये तो सीधे जाके लड़ गया था ऑस्ट्रिया से। 1866 ईस्वी में क्या किया, देखो जर्मन आंदोलन में शिक्षण संस्थानों, बुद्धिजीवियों, किसानों, कलाकारों के महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान था। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून चार्ल्सवाद का आदेश जारी किया, परंतु जर्मन में राष्ट्रीयता का प्रबल धारा प्रभावित हो रही थी, जिसने एकीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने की सहायता प्रदान की। 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रूसिया के खिलाफ सेडेवा में युद्ध की घोषणा कर दी और वह बुरी तरह से पराजित हुआ। इस तरह ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्रों से प्रभाव समाप्त हो गया और प्रूसिया के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ, जिसे बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ऑस्ट्रिया का भूमिका यही था कि ऑस्ट्रिया चाहता नहीं था, ऑस्ट्रिया से दोनों लड़ा और दोनों जीता, और दोनों जीत करके ऑस्ट्रिया को प्रभाव को क्या कर दिया, वहां से खत्म कर दिया। राष्ट्रवाद के उदय के कारण और प्रभाव की चर्चा करें। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या था। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय 1889 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन के विजयों ने बढ़ाया दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने कुलीन वर्गों की हाथों से राजनीति को सर्वसाधारण मध्यम वर्गों तक पहुंचा दिया। नेपोलियन ने विजित राज्यों को राष्ट्रवाद की भावना जागृत कर दी। साथ ही नेपोलियन के युद्धों एवं विजयों से अनेक राष्ट्रों में फ्रांसीसी अधिपत्य के विरुद्ध आक्रोश उत्पन्न हुआ, जिसमें राष्ट्रवाद का विजय हुआ, विकास हुआ। हुआ क्या था वहां पे, नेपोलियन का ही काम था यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने का, और वो शुरू से चल रहा था कि, लेकिन जब नेपोलियन आया तो सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद फैला नेपोलियन के समय। यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रभाव क्या था, देखो 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में यूरोप में जिस प्रकार राष्ट्रवाद की लहर चली, उसके व्यापक और दुगामी प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। राष्ट्रीयता के भावना से प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों में क्रांतिकारी आंदोलन हुए। इसके फलस्वरूप अनेक राष्ट्रों का उदय हुआ, जैसे इटली और जर्मनी का एकीकृत राष्ट्र बना। यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव अफ्रीका में भी पड़ा। यूरोपीय उपनिवेश के अधिपत्य के विरुद्ध वहां उपनिवेशक शासन की मुक्ति के लिए एक राष्ट्रीयता आंदोलन प्रारंभ हो गया। राष्ट्रवाद के विकास ने प्रतिक्रियावादी शक्तियों और निरंकुश शासकों को कमजोर बना दिया। मतलब क्या है, राष्ट्रवाद का जब भावना का विकास हुआ तो फायदा क्या क्या हुआ, हर जगह आंदोलन होने लगा, हर जगह आंदोलन होने लगा। जो निरंकुश शासन था, जो निरंकुश शासन करने वाले थे, उन पर थोड़ा सा काबू किया गया, उनको कंट्रोल किया गया, और इस तरह से पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद क्या हो गया, फैल गया। तो इस तरह से ये पूरा एक्सरसाइज हम समझा दिए। आज के लिए इतना ही रहेगा।